मैं जब मैंने आया था 20 बज के ही थे। फिजिक्स वाला टीचर को चेंज करो, सब डुबा देगा। फिजिक्स खत्म। उसको चेंज करो टीचर भाई, फिजिक्स वाला टीचर के चेंज कर दो। बहुत बेकार पढ़ा रहा है, बहुत बेकार पढ़ा रहा है, सब चैप्टर खत्म कर दिया वो। पागल। समझाता है ये नहीं आता। गुड मॉर्निंग सर। तो अपना फीडबैक दो भाई। सिया रामचंद्र की जय। कैसा चल रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा। फिजिक्स वाला टीचर लगता है पगला है। फिजिक्स कैसा चल रहा है? सर गुड मॉर्निंग सर। सर नाश्ता कर दिए सर? पीरियोडिक टेबल है पीछे, पीरियोडिक टेबल। सर के डोर पे पीरियोडिक टेबल चिपका हुआ है। सर को लगता है केमिस्ट्री से बहुत प्यार है। अरे फिजिक्स वाला का टेंशन लो। बिहार से कौन कौन है भाई? मैं भाई हम भी बिहार से हैं। बिहार हम भी बिहार से हैं। आरा जिला। और भी बिहार से। सब घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हो या कोटा में हो? सब घर से। घरे बनी जा, घरे बनी जा। सारंगी का धुन कौन दे रहा है यार? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला का कुछ करो ना, फिजिक्स वाला का। अरे उसको दौड़ पसंद नहीं है क्या? घटिया है। फिजिक्स वाले सर पसंद नहीं है क्या? एकदम घटिया खत्म है, है। पसंद है। वो सब चैप्टर बेकार भाई कर हम दिया। मिल चुके हैं फिजिक्स वाले सर से। मिला है, बहुत खत्म टीचर है। लेकिन जो कहो, जो केमिस्ट्री में जो अभी पढ़ाई हुआ है वो अभी किसी में नहीं हुआ है। हाँ बात सही है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा से पढ़ा है। अतुल सर रहे हैं या बिमल सर रहे हैं, दोनों मतलब। हाँ सर गुस्सा करते हैं लेकिन बता देते हैं। पनक जाते हैं लेकिन सर। भाई मैथ यार बहुत फास्ट चल रहा है आजकल। हाँ, मैथ में ही प्रॉब्लम है, वो बहुत मतलब फास्ट। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट फिजिक्स करो है। यार, सब लोग मिलके रिक्वेस्ट करो ना तो मान जाएंगे, वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत तेज चल रहा है यार। और वो तो मैनेज हो जाएगा, फिजिक्स का टेंशन लो ना। फिजिक्स वाला तो कहाँ ले जा रहा है पता नहीं चल रहा है। मैथ तेज है लेकिन समझ तो आ मैथ रहा का है जब ना। काम कम रहेगा तभी तो फिजिक्स करोगे बढ़िया से। सभी का होमवर्क कंप्लीट है? कंप्लीट है भाई। होमवर्क सभी का कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है। नहीं भाई, फिजिक्स का है। कंप्लीट नहीं, बाकी सब होमवर्क कंप्लीट है, मैथ्स फिजिक्स का वगैरह तो का। करते नहीं यार, छोड़ दे। बैलेंस समझ बना में रखो, नहीं आता हमें। बैलेंस बनाए रखो नहीं तो दिक्कत है। हाँ, और इसने पढ़ाता के काम किया, इससे अमेरिका बनता ही नहीं यार। सर कब से सेटअप ही कर रहे हैं। हेलो, सुन रहे बेटा आप लोग मुझे? यस नो? हेलो, आप लोग सुन रहे मुझे? यस नो? इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों का जो डाउट होता है वो अब अलेन लाइव पे होता है, अलेन प्लस पे होता है या अलग से जूम पे होता है? अलेन प्लस पे होता है डाउट, वेरी गुड। मैंने अभी तक अलग अलग से जूम पे ले रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब अलेन प्लस पे लूँ, ये मैंने पूछा था। और देखो,
बहुत सिंपल चीज मैं पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया था, 5-10 मिनट का चीज पढ़ाते उसमें लगभग 1.5 घंटा चला जाता है। तो आज मैंने सोचा, देखिए पहली बात क्या है ना, आप शायद नोट नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो नोट नहीं करते हैं वही लिखते हैं, वही मैसेज करते रहते हैं। आप प्लीज लेक्चर को नोट किया कीजिए, है ना, नोट कीजिएगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, और उससे एक बार घर जाके पढ़िएगा ना, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी जो लेक्चर नोट होती है ना बेटा, वो बोलती है, बहुत ही क्लियर होती है। पूरा एक चैप्टर जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा कि इससे सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 99% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप पेशेंस से आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मेरा लेक्चर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे 2-3 बार पढ़िए, अननेसेसरली कुछ भी मत पूछते रहिए। अब बहुत सिंपल चीज पढ़ाऊंगा ना तो आप आलतू फालतू चीज पूछना शुरू कर देंगे फिर, तो ये ना आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं और मेरा भी टाइम खराब है। हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर है, उतने ही लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा। सो प्लीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार फिर से आप मैसेज कर दीजिए कि इज एवरीथिंग फाइन, स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है, यस ऑल क्लियर। अब मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूं और ठीक 1.25 घंटे बाद मैं आपसे पूछूंगा कोई डाउट है, 1.25 घंटे बाद। सो मैंने म्यूट कर दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब आप देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये किसी भी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से अलग नहीं होता है। तो मैं पहले डिफाइन कर दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। It is a kind of a single covalent bond. It is a kind of a single covalent bond in which both electrons come from same atom. मैंने लिखाया कि इट इज ए काइंड ऑफ ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम सेम एटम। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जनरल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि 2 एटम एक एटम शेयर करता है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम के बीच बॉन्ड होते हैं बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो NH3 है प्लस H प्लस है और बना रहा है NH4 प्लस। तो क्या हो रहा होगा ये देखो कि NH3 का स्ट्रक्चर है ऐसा, NH3 का स्ट्रक्चर है ऐसा, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा कि बॉन्ड पेयर किसे बोलेंगे और लोन पेयर किसे बोलेंगे। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे 1 लोन पेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। अब देखो नाइट्रोजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के भी चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। स्टिल इसको H प्लस से कंबाइन करना है, तो H प्लस को अमोनिया में जुड़ना है और H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तब भी NH3 कहता है कोई बात नहीं दोस्त, तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है H प्लस के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है उसके साथ शेयर करता है। शेयर करने का मतलब है अपने पास ही रखता है और कहता है तुमको भी देंगे। इससे क्या हो रहा है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जा रहा है NH
H ऐसे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से डिनोट करते हैं या चार्ज देकर डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एरो। देखिए ना, NH4 प्लस में देखिए एक एरो बना हुआ है, तो एरो बना हुआ है, वो एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। या एरो नहीं भी बनाते, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं दो एटम के बीच में, और एक तरफ निगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज देते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर किया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दूसरे का लिया और शेयरिंग में रखा। तो या तो एरो से डिनोट करेंगे या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना करके प्लस माइनस चार्ज डिनोट करेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, लाइक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है। इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। मैं देखा था पिछली बार डायरेक्शनल में लोगों को दिक्कत आ रही थी, नॉन डायरेक्शनल तो समझ में आ गया था, डायरेक्शनल में लोगों को दिक्कत आ रही है। एक बार फिर मैं बोलता हूं और आगे पढ़ाऊंगा तो ये और अच्छे से क्लियर होगा कि डायरेक्शनल इन नेचर का क्या मतलब है। जैसे दो एटम के बीच एक बॉन्ड बना, शेयरिंग हो गई, तो अगर पहले एटम का px इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल का है, दूसरे का भी px ऑर्बिटल का है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो x एक्सिस में बनेगा। तो बॉन्ड क्या हो गया? डायरेक्शनल नेचर का हो गया। अगर दोनों एटम का p बाई p बाई के बीच बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बाई एक्सिस में बनेगा, तो वो डायरेक्शनल होगा बाई एक्सिस में। तो आगे जब और क्लियर होगा कि डायरेक्शनल का क्या मतलब है। सो इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। एक और पॉइंट लिख रहा हूं कि बॉन्ड के फॉर्म होने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड is indistinguishable from covalent bond. They all look same in every respect. मैंने क्या लिखा ये समझिए। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कोई डिफरेंस नहीं, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ऊपर देखिए NH4 प्लस का स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको लग रहा है कि NH4 प्लस के स्ट्रक्चर में नीचे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, ऊपर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हमने बनाया भी ऐसे ही है कि नीचे 3 कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है और ऊपर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग रहा है। लेकिन सच बोल रहा हूं कि मैं एरो की जगह सीधा कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं तब भी कोई गलती नहीं होगी। मींस NH4 प्लस में मैं एरो ना बना के मैं कहूं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। एंड ऑल द 4 NH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। चारों NH बॉन्ड आइडेंटिकल है इन एवरी रिस्पेक्ट, इन एवरी रिस्पेक्ट। सो वही मैं लिख रहा हूं कि एक बार बॉन्ड बन जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी भी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से अलग नहीं है, इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। Coordinate bond is an interaction between Lewis acid and Lewis base.
coordinate bond is an interaction between Lewis acid and Lewis base. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, ये इंट्रैक्शन होता है बिटवीन लिविस एसिड एंड लिविस बेस। कहिएगा सर लिविस एसिड क्या है और लिविस बेस क्या है? तो पहले मैं लिविस एसिड डिफाइन कर देता हूं। लिविस एसिड बोलते हैं वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लिविस बेस बोलते हैं वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लिविस बेस डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने क्या बताया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे लिविस एसिड बोलते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे लिविस बेस बोलते हैं। तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर आपने जो ऊपर एग्जांपल लिखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में NH3 प्लस H प्लस से NH4 प्लस, आप एरो नहीं भी बना सकते हो, बिना एरो का भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें लिविस एसिड कौन है और लिविस बेस कौन है? तो देखिए क्या हुआ है, NH3 ने अपना एक लोन पेयर H प्लस को दिया है, तो NH3 हो गया लिविस बेस, NH3 क्या हो गया? लिविस बेस। और H प्लस ने उस लोन पेयर को लिया है या NH3 के साथ पेयर किया है, तो H प्लस हो गया लिविस एसिड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने डिफाइन कर दिया। अब दो तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मैं पहले भी बताया था कि सिग्मा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैंने बोला था दो एटम के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा ही होगा। फिर मैंने बोला था कि दो एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। और मैंने बोला था दो एटम के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। तो लाइक दैट सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। क्या मतलब है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? तो मैं डिफाइन करता हूं, और एग्जैक्ट डिफिनेशन जो है ना सिग्मा बॉन्ड का वो आगे आएगा। एग्जैक्ट डिफिनेशन सिग्मा बॉन्ड का, जो रियल क्या मीनिंग है सिग्मा बॉन्ड का, ये आगे आएगा। अभी जो लिख रहा हूं वो पहले ध्यान दो। व्हेन ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म, व्हेन ओनली one bond is formed between two species, when only one bond is formed between two species and there is no other bond, and there is no other bond except coordinate bond. Then it is called sigma coordinate bond. एग्जाम्पल देखिए,
NH3BF3, यह एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, दो नहीं है, दो अलग अलग नहीं है, यह एक कंपाउंड है। NH3BF3 का क्या मतलब है? तो आप देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो BF3 के साथ शेयर कर दिया। तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलेंगे, चूंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है, दो एटम के बीच में जब एक ही बॉन्ड बनेगा तो उसे बोलेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये है सिग्मा, थोड़ा और दूर से करते हैं इसको, ये है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पहला एग्जांपल है बेटा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है किसको? बोरॉन को, 3 फ्लोरीन है। अब चूंकि बोरॉन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो बोरॉन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे करके लिखिए, या आप एरो बना के लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, या सिंपली बॉन्ड बना सकते हैं लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे मैं NH4+ में बनाया था। अब सवाल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देंगे तो किस पर पॉजिटिव देंगे और किस पर नेगेटिव देंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव देंगे और जो ले रहा है उस पर नेगेटिव देंगे। सो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हेन there are other bonds formed in the compound along with coordinate bond, then it is called pi coordinate bond. इसका एग्जाम्पल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, आ जाएगी समझ में। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन के बाहर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं फिर से बनाता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के बाहर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूं, 4 तो ये हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन में और बना रहा हूं, उससे बॉन्ड बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये दोनों से भी बॉन्ड बना दिया मैंने, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसके अलावा भी बॉन्ड है।
तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसे हम बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होना है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो दो एटम के बीच में अगर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और कोई बॉन्ड नहीं होगा साथ में, तो वो सिग्मा होगा। अब दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होगा जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, C2H2, या अपन ले लेते हैं HNC। सेकेंड एग्जांपल में ले रहा हूं HNC। हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, HNC, नाइट्रोजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस। एरो दीजिए या प्लस माइनस दीजिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड को भी आप एरो दीजिए या प्लस माइनस दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ऐसे भी बना सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को, तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, ऐसे भी बना। तो यहां भी देखिए एक कोऑर्डिनेट है बॉन्ड है, टोटल ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन कार्बन के बीच में। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें एक ही कोऑर्डिनेट है। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बॉन्ड के साथ होगा तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब बोलेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कब बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आइए बात करते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर की। लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने बनाने आना चाहिए। और बच्चा कहता है सर रूल लिखा दो, सर ये लिखा दो। कोई रूल वगैरह नहीं जानना है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से आएगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। पहले तो मैं जितने मॉलिक्यूल का बनाया हूं उतने मॉलिक्यूल का ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। सबसे पहले है ऑक्टेट रूल। टेंडेंसी टू हैव eight electrons in the valence shell of an atom. Tendency to have eight electron in the valence shell of an atom in a molecule is called octet rule. Hydrogen atom has tendency to have 2 electrons in the valence shell. तो ऑक्टेट रूल का मतलब है, ऑक्टेट रूल है कि जब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है
तो जब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में मॉलिक्यूल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नहीं होती है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। अब इस ऑक्टेट रूल के आधार पर मैं आपको कुछ लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं एंड प्लीज स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने से आता है। कुछ कुछ बातें बोलूंगा जो आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे H2 बनाना है तो हाइड्रोजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो हाइड्रोजन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है लिविस डॉट स्ट्रक्चर H2 का। दूसरा लेते हैं O2। ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिए, अब इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड को जब आप बनाइएगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर तो 2 पॉइंट निकल के आया। हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए और ऑक्सीजन को या तो एक डबल बॉन्ड बनाना चाहिए या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए। ऑक्सीजन को या तो एक डबल बॉन्ड बनाए या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला अभी एग्जांपल नहीं लिया हूं, लूंगा मैं आगे। O2 में तो समझ में आया ना कि ऑक्सीजन के दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। आई होप कि O2 में तो समझ में आ ही गया हो। तीसरा है F2। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। दोनों के पास देखिए अब 8 हो गया, इस फ्लोरीन के पास भी 8 हो गया और इस फ्लोरीन के पास भी 8 हो गया। तो फ्लोरीन हमने बना लिया। तो आपका होमवर्क है कि आप Cl2 बनाओ, Br2 बनाओ, I2 बनाओ। इन तीनों को बनाना घर पे, Cl2, Br2, I2। कोई अंतर नहीं होगा, F की जगह पे Cl लिख देना, Br लिख देना और I लिख देना, बन जाएगा। सो तीसरा हो गया। ये होमवर्क है तीनों। चौथा देखिए, N2 बनाना है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 8 होने के लिए 3 और चाहिए। तो अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 8 हो जाएगा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए नाइट्रोजन में, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये हो गया 8। पांचवा देखिए, H2O। H2O में क्या होता है कि ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मानते हैं और हमें पता है हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लेता है। हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के शेयर कर लेता है। तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 और बचा, 4 और बना देता है।
अब देखिए ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ड्यूप्लेट पूरा होना मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट है क्या कि हमने यहां पर ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम माना। हियर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, हियर ऑक्सीजन एटम इज द central atom in the H2O molecule. However, मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूं कि आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना मस्ट है। ऐसी बातें में मैं बिलीव नहीं करता हूं। अपने आप पता चल जाता है कि इसको सेंटर में रखोगे और बाकी को चारों तरफ रखोगे तो बन जाएगा, अपने आप पता लग जाता है। अननेसेसरली कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए मैं सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और 1-2 पॉइंट लिख देता हूं, लेकिन ना कि सेंट्रल एटम डिसाइड कैसे करते हैं इस पे पॉइंट लिख देता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा प्रैक्टिस से आएगा बनाने के लिए। अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ? हाइड्रोजन बस एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन या तो एक डबल बॉन्ड बना दे या 2 सिंगल बॉन्ड बना दे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। और एक और बोल रहा हूं, ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कोई उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कोऑर्डिनेट में। तो ये 3 कंडीशन से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता है, जिसमें 2 कंडीशन का मैं बता दिया। कैसे 2 कंडीशन का बता दिया? तो O2 में एक डबल बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और H2O में 2 सिंगल बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इतना तो कम से कम क्लियर हुआ ना। नाइट्रोजन में 3, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाए नाइट्रोजन में या तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, या एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बन जाए, या 3 सिंगल बॉन्ड बन जाए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए अभी कितनी की बात मैंने कर दिया। हेलोजन की बात किया कि एक बॉन्ड बनेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात किया, एक बॉन्ड बनेगा, ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात किया, या तो 2 सिंगल बॉन्ड बन जाए या एक डबल बॉन्ड बन जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब जो बात ऑक्सीजन के साथ बोल रहा हूं वो बात ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबके साथ सही होगा कि एक डबल बॉन्ड बन जाए या 2 सिंगल बॉन्ड बन जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला हेलोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बन जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला नाइट्रोजन का एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, या एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बन जाए, या 3 सिंगल बॉन्ड बन जाए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन का ऐसे हो रहा है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सबका ऑक्टेट ऐसे ही पूरा होगा। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप सेंस करेंगे। लिखाऊंगा नहीं ये सब पॉइंट लिखाऊंगा नहीं, ये खुद प्रैक्टिस करके सेंस करेंगे तो आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। और आप इसको महसूस करें, इसके लिए मैंने पॉइंट्स बोल दिया है। लिखाऊंगा नहीं, लिखाने से कचरा हो जाता है, बच्चा उन पॉइंट्स पे लगे रह जाता है और लिविस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, हम और भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे, बट उसके पहले हम बताने जा रहे हैं कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं। हाउएवर ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज जोड़ना होगा मुझे। सेंट्रल एटम, टू डिसाइड सेंट्रल एटम। कि कैसे डिसाइड करते हैं सेंट्रल एटम, तो कोशिश करते हैं लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं रखते। जैसे आप कहिएगा सर H2O में तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, तो आपने सेंट्रल एटम ऑक्सीजन क्यों रखा है? क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं कि हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम नहीं रखते। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, लेस इन नंबर। हम उस एटम को सेंट्रल एटम रखते हैं जिसकी संख्या कम होती है। जैसे H2O में देखिए हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है, तो हमने ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम रखा है। कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हम उस एटम को सेंट्रल एटम रखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सके। जैसे हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हम उससे सेंट्रल एटम नहीं रखते। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसे रख सकते हैं, H2O में रखा भी है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसे भी रख सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, हम कोशिश करते हैं उसको सेंट्रल एटम रखें। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, और लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम, लार्जेस्ट साइज एटम। हम उस एटम को सेंट्रल एटम रखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, या हम उस एटम को सेंट्रल एटम रखते हैं जिसका साइज बड़ा हो। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन can never act as central atom। किसी भी कंपाउंड में आपको कभी फ्लोरीन और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ रूल है सेंट्रल एटम डिसाइड करने के। जरूरी नहीं है कि सारे रूल सही हो जाएं, सारे रूल साइमल्टेनियसली लग जाएं। हो सकता है इतने रूल में से 2 लग जाए, 1 आध न लगे, ऐसा भी हो सकता है। So, तभी मैं बोल रहा हूं इट्स नॉट कि सेंट्रल एटम डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना। एक बार मैं बना दूं, आप दूसरी बार देख के बनाओ, तीसरी बार बिना देख के बनाओ। प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने कितना किया? 5 किया। 5 किया, वाटर कर लिया। 6 देखिए, CO2 बनाते हैं। CO2 बनाते हैं तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की कमी है। और ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड इधर कार्बन से बना दिया, इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड इधर कार्बन से बना दिया। अब आप देखिए सबको 8-8 हो गया। कार्बन को 8 हो गए, ऑक्सीजन को भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन को भी 8 हो गए, CO2 बन गया। H2S का बनाते हैं। H2S आपको बनाना चाहिए। क्यों आपको बनाना चाहिए? क्योंकि हमने H2O बना दिया है। हमने H2O बना दिया है तो H2S होमवर्क हो गया आपको। होमवर्क ऊपर ये Cl2 Br2 I2 होमवर्क। फिर से बोल रहा हूं, H2S जो होगा वो लाइक H2O होगा, तो आप घर पे खुद से बनाना। O3 बना रहा हूं, ओजोन का बना रहा हूं, तो 3 एटम है ऑक्सीजन का, एक को सेंट्रल ले लीजिए, एक दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लीजिए,
इससे क्या हुआ कि दोनों ही एटम का, ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों ही एटम का ये O2 का बन गया और दोनों ही एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। और एक तीसरा एटम है जिसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इंतजार कर रहा है कि मेरा भी ऑक्टेट पूरा कराओ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बीच वाले सेंट्रल एटम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, मीन्स ऐसा बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से इसका, ये जो एटम था जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा था उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 तो पहले से ही था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से आ रहा है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका ऑक्टेट तो पहले से ही पूरा था और सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट पहले से ही पूरा था, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखेगा और कहेगा तू भी ले। अब आप देखिए जो मैं बोल रहा था, मैं पहला बोला था आपको कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए क्या बोला था मैंने? ऑक्सीजन के लिए बोला था बेटा या तो ऑक्सीजन जो है एक डबल बॉन्ड बना ले या 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन, आप देखो O2 का, देखो फिर से O2 में दोनों ही ऑक्सीजन एटम ने एक डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप H2O देखो, ऑक्सीजन एटम ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप O3 को देखो, जो राइट साइड में ऑक्सीजन एटम है, नीचे में जो राइट साइड में ऑक्सीजन एटम है, उसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया भी तो वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, मींस लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा, तब जाके इसका ऑक्टेट क्या होगा, पूरा हो जाएगा। सो ये जो फंडा मैं ऑक्सीजन का बता रहा हूं, यही फंडा आप नाइट्रोजन पे भी लगा सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बन जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या 3 सिंगल बॉन्ड बन जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन को इस तरह से आप सोच सकते हैं। आई होप, मुझे नहीं लगता, सारी बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। आप फोकस हमारे ऊपर रखोगे, एकदम सारी बातें आपको समझ में आएगी। कितना नंबर हो गया? 8 हो गया। ओजोन 9 देखिए, 9। SO2 देखिए, SO2 होगा लाइक O3। देखिए ओजोन क्या है? O3। तो एक ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन साइड में, तो इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दीजिए ना, बाहर में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो SO2 हो जाएगा। तो SO2 होगा लाइक O3 और ये आपका हो गया होमवर्क। SO3 लाइक O3 होगा और ये आपका हो गया होमवर्क। आई होप कि आप बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करोगे ना तभी सीख पाओगे। 10 CH4 काफी आसान है, CH4
कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाना होता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बनाना होता है, या 2 डबल बॉन्ड बनाना होता है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो हाइड्रोजन को भी 4 है तो एक एक बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड पूरा हो जाएगा और CH4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। C3H6 C3H6 ये अल्कीन है। अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता ही होता है। तो कार्बन एक कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। देखो ना, CnH2n+2 ये अल्केन होता है, CnH2n अल्कीन होता है और CnH2n-2 अल्काइन होता है। तो ये CnH2n है, 3 दूनी 6 अल्कीन है, एक डबल बॉन्ड होगा। मैं पानी लेके आ रहा हूं बेटा, 1 मिनट आप प्लीज होल्ड कर लेना। मैं भी क्लास से बैठा। हाँ, मैं ये बोल रहा था, एक बार मैं ऑन करता हूं मैसेज, पूछता हूं आपको एवरीथिंग फाइन चल रहा है नहीं चल रहा है। बस सिर्फ ये बता दो, सब कुछ समझ में आ रहा है, एवरीथिंग फाइन चल रहा है, फाइन। अच्छा, समझ में आ रहा है एवरीथिंग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है, ओके नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभिषेक कुमार बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आराम से देखो और जो बातें नहीं समझ में आ रहा है ई सॉल्यूशन ऐप पे लिख के भेज दो, यहाँ पे मैसेज करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है, ओके इट्स फाइन। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लिखा है समझ में आ रहा है, एक आध बच्चा लिखता है नहीं समझ में आ रहा है। जिसे नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज क्लास को अटेंड करो, देखो नहीं समझ में आ रहा है, जो बातें नहीं समझ में आ रहा है उससे पहले नोट करो क्लास को, जो बातें नहीं समझ में आ रहा है उससे लिख के ई सॉल्यूशन ऐप पे भेज दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लेकिन लिखा है कि समझ में आ रहा है, एक आध बच्चा होता है मजे लेता है कि आ रहा है लिख दो ना, नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं चलेगा बेटा। आपको टाइम बर्बाद करने की मैं परमिशन नहीं दूंगा। बहुत मैंने कोशिश कर लिया कि आप डिसिप्लिन रहो, नहीं रहते हो। C3H6 है तो एक डबल बॉन्ड बनेगा। देखिए अल्केन क्या होता है, अल्केन होता है, पढ़े होंगे 9th 10th में, CnH2n, CnH2n+2 तो n बराबर 1 रखिएगा तो CH4 आ जाएगा, तो अल्केन हो गया। सभी बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। अल्कीन क्या होता है, CnH2n होता है। इसका मतलब है कि कम से कम एक बॉन्ड होगा जो डबल बॉन्ड होगा अल्कीन में। अल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो n बराबर जब 3 रखिएगा तो C3H6 आएगा अल्कीन में। इसका मतलब ये अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड तो है। और देखिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है, तो एक डबल बॉन्ड बन गया तो अब ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये सेंट्रल कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन और बना के 4 हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। बाकी के 3 हाइड्रोजन इस पे होंगे, बाकी के 3 हाइड्रोजन इस पे होंगे, बाकी के 3 हाइड्रोजन इस पे होंगे। देखिए बन गया इसका स्ट्रक्चर। हर कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया, है ना, हर कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया और हर हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड हो गया। आप काउंट करके देखिए, तो बड़ा सिंपल है बनाना, कहीं मुश्किल नहीं है। कार्बन का 3 आइटम था, कार्बन का 3 आइटम बनाया,
पहले चेक किया ये क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अल्केन होता तो सभी सिंगल बॉन्ड बनाते, अल्केन होता तो सभी सिंगल बॉन्ड बनाते, अल्कीन होता तो एक डबल बॉन्ड बनाते, और अल्काइन होता तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते। तो ये वाला अल्केन है, अल्केन सभी सिंगल बॉन्ड बनाए। ये वाला अल्कीन है, एक डबल बॉन्ड बनाया। एक अल्काइन ले लेते हैं C3H4, C3H4 ये अल्काइन है। तो अल्काइन है तो 3 कार्बन एटम तो बनेगा ही बनेगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाना होता है, तो पहला और दूसरा कार्बन एटम क्या किया है, 3 बॉन्ड बना लिया है। अब बाकी में एक बॉन्ड बनाइए, क्योंकि एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो सेंट्रल जो कार्बन है उसका 4 बॉन्ड बन गया। अब पहला कार्बन है उसका 3 ही बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना दीजिए, और अंतिम वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना दीजिए, हो गया C3H4। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का स्ट्रक्चर बनाना और ज्यादा आसान है। तेरह HCN का बना रहे, HCN का बना रहे, तो हाइड्रोजन हो गया, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, नाइट्रोजन में कार्बन है तो कार्बन को सेंट्रल बना लीजिए, और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और कार्बन को 4 चाहिए। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाइएगा, तो नाइट्रोजन का 3 पूरा हो जाएगा और कार्बन का 4 पूरा हो जाएगा। आप जिस एटम को देखना चाहते हैं ऑक्टेट पूरा है। HNC, HNC लिखते हैं तो इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम इस बार आपको नाइट्रोजन लेना है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है, तो 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया। अब समस्या क्या है, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में गया, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और है। अभी देखिए समस्या आ रहा है, समस्या क्या आ रहा है, नाइट्रोजन के बाहर में 4 2 6 2 8 8 हो गया, कार्बन के बाहर में 4 और 2 6 ही है, 8 कैसे होगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो सिंगल लोन पेयर आ रहा है ये दोनों, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो इस लोन पेयर को नाइट्रोजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ऐसा स्ट्रक्चर होगा, या आप इसको ऐसा बना सकते हैं, नाइट्रोजन ने दिया है तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज, HNC हो गया। 15 देखिए, HNO3। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब तक सोचते रहोगे कि मुझे नहीं आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने, तब तक नहीं बनेगा आपसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे हर जगह यूज होगा। सो आपका पहला टारगेट है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने आज जितने भी मॉलिक्यूल के क्लास में बनाए हैं वो सब बनाना। और एक DPP है, रेस नंबर 12 है शायद, रेस नंबर 12 में भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबको ट्राई करके आना, सबको ट्राई करके आना। सो HNO3 हो गया, सॉरी HNO3 का बनाते हैं। तो HNO3 एक एसिड है और ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो H लिखिए, O लिखिए, N लिखिए, अरे यार हद हो, HNO3 है ना जी। डबल बॉन्ड O लिखिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। हर एटम का 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है।
कहिएगा सर कैसे बनाया, सर वही फंडा लगाया। HNO3 एसिड है, ऑक्सी एसिड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा, तो पहले मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ही बना है, तो ये फर्दर नाइट्रोजन से जोड़ दिया। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन गया, तो इन दोनों का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक और ऑक्सीजन लिया, उसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट नाइट्रोजन के बाहर में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, बट उससे मतलब नहीं। अब एक ऑक्सीजन और है HNO3 में, तो एक और ऑक्सीजन लिखा, और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, तो शेयरिंग तो होगी नहीं, फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कोऑर्डिनेट बना लेगा। ऑक्सीजन अगर एक कोऑर्डिनेट बनाएगा लेविस बेस की तरह, तो HNO3 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सो कुछ भी ऐसा नहीं है आपको कि नहीं समझ में आने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल चीज है। बस जो नहीं समझ में आता है ना, वो तब तक नहीं समझ में आता है जब तक कि इन सारे मॉलिक्यूल को 2 से 3 बार आप घर पे बना नहीं लेते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे मॉलिक्यूल को देख देख के ही एक बार बनाओ, फिर बिना देखे बनाओ कि बनता है कि नहीं। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है। ऐसे तो मैं ये मानता हूं कि आपको आना चाहिए था बनाने, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही सब 9th 10th तक चीज है, एकदम आना चाहिए था। लेकिन आप इतने बेवकूफ है ना, 9th 10th में पढ़ते नहीं है, इसका खामियाजा आपको फिर 11th 12th में भुगतना पड़ता है। जो 9th 10th में जो पढ़ना है वो तो पढ़ोगे ना यार। सो ये आपको आना चाहिए, और मैं पढ़ा रहा हूं तब भी आप लिख रहे हैं सर नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत, कभी लाइफ में प्रैक्टिस किया, 9th 10th में था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कभी लाइफ में 50 मॉलिक्यूल एक साथ प्रैक्टिस किए? जब तक 3 बार खुद से देख के बना करके प्रैक्टिस नहीं करोगे कि किसका कैसा होता है, नहीं लिख पाओगे। 3 बार करोगे। ये बिलो एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। जो ब्रिलियंट बच्चा है, जो स्मार्ट बच्चा है, उसे एक बार भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं हो, वो ऐसे ही कर लेगा, बस लेक्चर देखेगा वो कर लेगा। HNO3 हो गया। HNO2 बनाते हैं, ये भी एसिड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी बचेगा, HNO2। बहुत इजीली बन गया ये HNO2। सोलह हो गया, 17 देखिए, NH3 ध्यान, NH3 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर बचेगा। तो NH3 भी हो गया, 15 16 17 हो गया। मैं और पेज जोड़ लूं, NF3 है, ये लाइक NH3 होगा, और ये आपका होमवर्क है। HCHO बनाते, तो HCHO ये सब जो है ना, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, याद रखना पड़ता है इनफैक्ट शुरू में। HCHO, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था, कार्बन का 4 बन गया, हाइड्रोजन को एक एक बॉन्ड बनाना था, हाइड्रोजन का एक एक बन गया, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना था, डबल बॉन्ड बन गया, HCHO हो गया। NH4+, NH4+ तो बना चुका हूं ऊपर कई बार, तो आप होमवर्क ले लो, इसको बनाना है, ऊपर कई बार बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बना चुका हूं, तो इसे आप घर पे बनाना।
और भी मॉलिक्यूल अपन 2-4 बना लेते हैं थोड़ा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो HOOH। ये H2O2 है। हालांकि ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट लिविस डॉट स्ट्रक्चर में शेप ऑफ मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे भी बताओ। H2O2 आप देखो, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना था, बन गया। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना था, बन गया। सबका ऑक्टेट पूरा है। CO3 2-। थोड़ा ध्यान देना CO3 2- पे। देखो CO3 2- बनाए तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था। देखिए 4 बॉन्ड बना हुआ है। थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में सोचिए। एक ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड बना दिया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बाकी के 2 ऑक्सीजन देखिए क्या है। बाकी के 2 ऑक्सीजन पे मैंने एक निगेटिव चार्ज दिया। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। निगेटिव चार्ज देने पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें 6 दिख रहा है। 2 2 4 और 2 6 दिख रहा है। कहेगा सर 6 दिख रहा है, लेकिन एक तो क्रॉस लिखा है आपने। क्रॉस इंडिकेट कर रहा है वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया है, 7 इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला। तो 6 दिख रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। तो मैं एक चीज और बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन को 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होता है, या 1 डबल बॉन्ड बनाना होता है, या 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है, या 1 सिंगल बॉन्ड और 1 निगेटिव चार्ज रखना होता है ऑक्सीजन को। तो यहां पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं यहां पे, और 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विथ ए नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये किसके लिए लिखा हूं? टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 डबल बॉन्ड बन जाए, या 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए, या 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए जिसमें ऑक्सीजन लिविस बेस की तरह हो, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लोन पेयर ले, या 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बने और उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब CO3 2- को ध्यान से देखिए। जो 2- चार्ज है हमने स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे दिखाया है, लेकिन ऐसे पूछेगा कि क्या रियली चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो हम बोलेंगे नहीं। वास्तव में चार्ज जो होता है वो इंटायर मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। तो बनाना ऐसे चाहिए। जो चार्ज होता है इंटायर मॉलिक्यूल पर होता है। बट ठीक है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम एटम को चार्ज असाइन कर देते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर में। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनरली उसको चार्ज असाइन करते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो। अगेन आप कहिएगा सर CO3 2- नहीं समझ में आया। नहीं समझना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। हम अगर मैसेज अभी ऑन कर देंगे ना, आप तुरंत लिखे सर नहीं समझ में आया। नहीं समझना है बेटा, प्रैक्टिस करना है बनाने की। समझना ही नहीं है, बनाने की प्रैक्टिस करना है।
H2CO3। देखिए ऊपर CO3 2- बना चुके हैं, उस CO3 2- में 2 H+ जोड़िएगा तो H2CO3 बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर जो आप CO3 2- बनाए हैं उसमें से माइनस चार्ज हटा दीजिए और वहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन गया C+O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस चार्ज हटा देना है, तो माइनस चार्ज हट गया तो क्रॉस वाला हट गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, H2CO3 हो गया। अब देखिए Al2Cl6, Al2Cl6, Cl3 नहीं जी, Al2Cl6, देखिए Al है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, एक Al और लीजिए, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, 2 AlCl3 बनाया हूं। इसमें दिक्कत क्या हुआ है, सारा क्लोरीन एक बॉन्ड बना लिया, मींस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। आप ध्यान से देखिए, हर क्लोरीन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन अभी है और एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। भाई वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता है ना? बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अल्युमिनियम के बाहर में 8 नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है। तो क्या करेंगे 8 करने के लिए, इस क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, इस क्लोरीन, इस क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए और उस 2 इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए। उसी तरह से इस क्लोरीन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए और उस 2 इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके अल्युमिनियम को दे दीजिए, तो अल्युमिनियम के पास जो 6 हो रहा था अब वो 8 हो जाएगा। सबका ऑक्टेट पूरा है और स्ट्रक्चर बन गया। एक बार फिर बोल रहा हूं, समझना बहुत कम होता है, प्रैक्टिस करना ज्यादा होता है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। और जब तक सोचोगे एकदम समझ लेते हैं, एकदम समझ लेते हैं, कभी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना होता है, देख के बनाना होता है, फिर बिना देखे बनाना होता है। होमवर्क है, draw all the above structures. At least 2 times. सभी स्ट्रक्चर को कम से कम 2 बार आप ड्रॉ कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन लिया हूं मैं, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। तो आप देखो पहला कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, NH3 3 हाइड्रोजन, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। आप मुझे बताओ, जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा। तो इसमें देखिए 3 और 3 6 और बीच में एक साथ 7 सिग्मा एंड 0 पाई। दूसरा CO का स्ट्रक्चर बनाइए।
1 सिग्मा एंड 2 पाई। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होती है। तीसरा C2H2, C2H2 का स्ट्रक्चर होगा ऐसा। तो सिग्मा है, 1 सिग्मा यहां पे, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई है, और इसमें सिग्मा है। तो टोटल 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया एंड 2 पाई हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? फोर्थ है C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 पाई। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने आपको बताना, निकालना बता दिया। यहां भी अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, कोई डाउट है तो कुछ ना कुछ लिख दोगे, मैं पूछूंगा ही नहीं। सिर्फ आपको इतना देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना ही बात तो बोला हूं मैं। अब देखिए फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल तो है, लेकिन ये बहुत सारे कंपाउंड में फेल हो जाता है। ऑक्टेट रूल तो है, लेकिन ये बहुत सारे कंपाउंड में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो चूंकि ये बहुत सारे कंपाउंड में फेल हो जाता है, इसलिए आगे थ्योरी डेवलप हुआ है बॉन्डिंग का। लेकिन हम पहले जानते हैं कि कहां कहां कंपाउंड में ये फेल हो जाता है। तो पहला है हाइपोवैलेंट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सम एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, some atoms in a molecule have less than 8 electron. In the valence shell. Some atoms in a molecule have less than 8 electron in the valence shell. But molecule is quite stable. पिछली क्लास में एक बच्चा बार बार हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट लिख रहा था। क्या मतलब है? मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना, क्या मतलब है पहले लिख के पूछने का? तो यही सब आपको समझना है। हाइपोवैलेंट को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। नाम से ही क्लियर है क्या डेफिनेशन होगा। नाम है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मींस 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं होगा, 8 से कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल भी क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे कई मॉलिक्यूल देखे गए जिसके वैलेंस सेल में, जिस मॉलिक्यूल में एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, स्टिल दे आर क्वाइट स्टेबल। एग्जाम्पल पहला है BeCl2। BeCl2 का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन बेरिलियम का ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के वैलेंस सेल में, स्टिल ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। दूसरा देखिए BF3।
ये BF3 का स्ट्रक्चर है। आप देखो बोरॉन के बाहर में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, स्टिल BF3 इज क्वाइट स्टेबल। तीसरा देखिए, AlCl3, आप देखो अल्युमिनियम के बाहर में अगेन 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है अल्युमिनियम के बाहर, तो ये भी हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो पहला तो ड्रॉबैक आ गया कि हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा ड्रॉबैक है बेटा कि हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं सेकंड, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। तो सेकंड ड्रॉबैक देखते हैं कि हाइपरवैलेंट और सुपर ऑक्टेट। देखिए सेकंड फेल्योर है ऑक्टेट रूल का कि हाइपरवैलेंट या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है। नाम से ही क्लियर है, सुपर ऑक्टेट मींस वैलेंस शेल में 8 नहीं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्टिल स्टेबल होते हैं। Some atoms in a molecule has more than 8 electrons in the valence shell, and a still molecule is quite stable. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टिल मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। एग्जांपल देखिए, PF5, फ्लोरीन का तो एक बॉन्ड बन गया, लेकिन आप फास्फोरस के चारों तरफ देखो, फास्फोरस के चारों तरफ देखो 10 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, SF6, ये सब भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर है भाई, इन सब की भी प्रैक्टिस करना है आप। ऐसा नहीं है कि ये सब गलत है, ये सब सही स्ट्रक्चर बना हुआ है और लिविस डॉट स्ट्रक्चर ही है, बट ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। आप देखो सल्फर के बाहर में 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं,
स्टिल SF6 क्वाइट स्टेबल है। तीसरा एग्जांपल देखिए IF7। आप देखो आयोडीन के बाहर में 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, स्टिल IF7 अस्टेबल है। और भी एग्जांपल हैं। फोर्थ एग्जांपल आप ले लो H2SO4। आप सल्फर के बाहर में देख लो, दस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के बाहर में। आप और एग्जांपल देख लो, एक SO4 2- कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? तो ये H2SO4 का है, तो 2H+ हटा दीजिए और ऑक्सीजन पे निगेटिव लगा दीजिए, SO4 2- हो जाएगा। ये SO4 2- है। और भी एग्जांपल है, POCl3, HClO4, ClO4-, XCO4। ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क है रेस 12। प्लीज प्रैक्टिस करके आना, अगली क्लास में फिर इससे आगे देखेंगे, टाइम हो रहा है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी मैं पहले मटेरियल भेज दूं आपको। मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया। अब मैं आपके ढेर सारे डाउट आए, मैं कुछ नहीं देख पाया। जिसका डाउट है नहीं है वो तो नहीं लिख पाया, आप ऐसे ही भेजते रहो, फिर ठीक है। रुक जाए एक सेकेंड, मैं एवरीवन कर देता हूं
ताकि आपको समझ में आए मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ढेर सारे डाउट आ रहे तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक तो लिखता है, एक बार समझा दीजिए। समझना कुछ नहीं होता है, बनाना होता है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ समझना नहीं होता है, प्रैक्टिस करना होता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतने मैसेज आ रहे हैं। H2SO4 में 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, हो सकता है, देख लेता हूं कितने आएंगे सेंट्रल एटम में। H2SO4 क्या लिखा मैंने, 4 दूनी 8, तो 10 दोबारा, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। H2SO4 में 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नहीं बनेगा O3 में साइक्लिक स्ट्रक्चर, बनता तो हम पढ़ाते ना, अपना दिमाग मत लगाओ। नहीं, H2O2 में O के बीच डबल बॉन्ड नहीं होगा, ऑक्सीजन को 2 सिंगल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट ही बन गई। H2SO4 में 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हूं, 12 इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे सेंट्रल एटम पे। वो करेक्शन कैसे होगा, फिर से फाइल भेज दूं क्या? कोई नहीं, आप करेक्शन कर लेना, हाँ आप कर लेना, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके बना सकते हो, लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। सिग्मा पाई बॉन्ड बोला तो यार 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। इतनी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जो बार बार पूछ रहे हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोला दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आता है और कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करूंगा, आप इस सॉल्यूशन ऐप पे भेजिए। होता क्या है, बच्चा सोचता है कि टीचर हमको पढ़ाता है उसके बाद घर में बैठा रहता है। अरे दिन भर में 4 क्लास लेते हैं भाई, फिर आपके पेपर बनाने होते हैं, बहुत सारा काम होता है। बच्चा सोचता है हमको पढ़ाया उसके बाद विमल कुमार बैठा हुआ है। भाई स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप याद हो जाएगा। सारे स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में मैं 300-400 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सबको याद ही करना होता है। सो है क्या, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाता है। कोई बहुत ऐसा नहीं है मेमोरी में बहुत जोर डालना पड़ता है। इररिलेवेंट चीजें आ रही है जो आप पूछ रहे हैं, मुझे सब इररिलेवेंट लग रहा है। मेरा कहना है मैं जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट आ रहा है उससे रिलेटेड आप अपना लॉजिक लगा के उसमें डाउट क्रिएट कर लेते हैं। नहीं देखूंगा व्हाट्सएप भाई, नहीं मैं देखूंगा। अभी जैसे लग रहा है कि मैं क्लास लिया, व्हाट्सएप पे तुमको रिप्लाई करने लगा, हद है यार। सो क्लास ओवर हो रहा है, थैंक यू वेरी मच।